हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट सीरीज़ हम बना रहे थे उसमें मतलब समझिए कि बीच में ही कट गया, तो फिर दोबारा हमको शूट करना पड़ रहा है। तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। वहाँ ख़त्म होने के बाद जैसे में हम 21वां क्वेश्चन करा दिए थे, तो हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर जो सवाल है यहाँ पे, ठीक है, कहता है 22 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कंप्लीट बीपीएससी के लिए है, यानी कि कहें तो बीपीएससी में आपको जो प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आपने तैयारी कर लिया है, पूरे सिलेबस को कवर किया है, तो 15 साल पहले यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन ज़रूर एक बार बना लीजिए, तब आपको अच्छा आइडिया होगा और आपके मूल्यांकन करने में भी आपको बड़ा ही समझिए कि आसान हो जाएगा और ख़ुद कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका चर्चा करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे 22 नंबर का जो सवाल है 47वां बीपीएससी में पूछा गया था और 53 से लेकर के 55 तक का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया एक जगह है, वहाँ पे कुशीनारा या कुशीनगर है। ठीक है, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनकी श्रद्धा, उनके शिष्यों की श्रद्धा और भक्ति और प्रेम समझिए कि गौतम बुद्ध के प्रति आस्था बहुत ही ज़्यादा था। तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने घर पे खाने के लिए मतलब महात्मा बुद्ध को आमंत्रित करें। और महात्मा बुद्ध वहाँ जाते भी हैं और कहा जाता है कि ये चुंद नामक जो इनका शिष्य था, उन्होंने सूकर का मीट बनाया था और उस मीट को महात्मा मतलब समझिए कि बुद्ध को खिला दिया, जिससे उनको प्रॉब्लम हो गई, उदर रोग कहा जाता है, और ये कारण बन जाते हैं उनके मृत्यु का। और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में या महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, यह कहता है अगला सवाल कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। क्या कहता है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक की अगर बात कर जाए, और ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ, 63 बीपीएससी में पूछा गया है, 63 बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि त्रिपिटक किसकी मतलब धार्मिक पुस्तक है। तो ये हो जाएगा बौद्ध, ये बौद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों की बात किया जाए, एक है विनय पिटक का, एक सुत्त पिटक का और एक अभिधम पिटक। 3 प्रकार के पिटक की बात किया जाता है और तीनों पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर सुत्त पिटक की बात कर दिया जाए तो सुत्त पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम और आचार की बात किया गया है, संघ संबंधी नियम और कानून की चर्चा किया गया है। और सुत्ता पिट यानी कि सुत्त पिटक का रचना किसने किया। तो देखिएगा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद नाम था, और आनंद ने ही सुत्त पिटक का रचना किया और बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए ये विनय पिटक हुआ जो संघ संबंधी नियम और कानून की रचना करता है। और विनय पिटक की अगर बात कर दी जाए तो उपाली नामक वो भी बुद्ध के शिष्य रहता है जो विनय पिटक की रचना करता है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की वचन जो है, वचन के बारे में उसमें ज़्यादा दर्शन जो है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने कहा उसके बारे में सुत्त पिटक में रचना किया, और इसकी रचनाकार कौन था, आनंद था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ने बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत है उसी के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न फिर से देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक जो पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहता है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, क्या कहता है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। क्या है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये आपको देख लीजिए क्या कहता है, बौद्ध भी हो जाएगा, जैन भी हो जाएगा और ईसाई भी हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें भी देखिए कहता है कि जो त्रिरत्न की बात है, देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक उसका संबंध है बुद्ध से और त्रिरत्न की संबंध है जैन से, ये अंतर होना चाहिए। त्रिपिटक में क्या कहा गया, सुत्त पिटक, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आनंद ने किया विनय पिटक,
उपाली ने किया, उसके बाद अभिधम पिटक जो बुद्ध से संबंधित है, उसके बाद जो त्रिरत्न की बात यहाँ पे हुआ, जो जिसका संबंध, जिसका तादत्म्य में जो है जैन धर्म से लगाया जाता है, ये भी देखिए 66 बीपीसी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, चीज़ों को समझिए। फिर कहता है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक क्या है? सम्यक धारणा, दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया। क्या किया गया? त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। देखिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन ऐसी बातें हैं, कौन ऐसे सिद्धांत है, कौन ऐसा बुद्ध और जैन की बातें हैं जो समान रूप से एक साथ सटिक नहीं बैठते? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है आत्मदमन। देखिए जैन सबसे ज़्यादा अहिंसक होते हैं। कहने का मतलब है कि वो हमेशा मतलब इतना कठोर अहिंसक होते हैं कि समझिए कि किसान किसानी छोड़ देता है तो व्यापार में वो अपना हाथ आजमाने लगता है। राजा को अस्त्र और शस्त्र मतलब समझिए कि शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं होता है। कीड़े मकोड़ों को अगर आप चल रहे हैं तो रास्ते में झाड़ू उड़ू लगाते चलिए। इतना ज़्यादा दमन वाली थी, इतनी कड़ी इसमें समझिए कि नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं था। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाया था। यही वजह था कि उस समय में जैन और बौद्ध दोनों तो साथ हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके जो भिक्षु हुए, इसको जो मानने वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म के ही हो गए। ठीक है, और इसमें जो कॉमन जो समान नहीं है वो हो जाता आत्मदमन, आत्मदमन हो जाता है। और देखिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, उसको अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा यानी कि कठोर साधना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जैन की बात कर दिया जाए तो कठोर साधना की और कठोर तपस्या की वो बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप देखते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु होती है बहुत ही साधारण तरीके से होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सारे लोग आराम से इस तरह से मर जाते हैं। लेकिन बात जैन में अलग हो जाता है। जैन में एक उम्र के बाद संथारा या सलेखना विधि से वो क्या करते, उपवास करते, अपने शरीर को बड़ा कष्ट पहुँचाते हैं, बड़ा दुख देते हैं, और कष्ट और दुख की वजह से उनकी जो ज़िंदगी होता है वो समझिए कि आत्महत्या और सुसाइड करने जैसी स्थिति पैदा होती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जैन लोगों की, जैनिज्म की। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस वंश का है? तो पंचम पीढ़ी का है। एक चीज़ और देखिएगा, एक गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था किससे? बौद्ध धर्म से। इतनी ज़्यादा नफरत की वजह से वो चाहता था कि बिहार से यानी कि इस धरती से ही बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया जाए। और यही वजह था कि जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी पीपल के वृक्ष को क्या करता है? ये कटवा देता है। ठीक है, कहा जाता है कि एक समय में अशोक सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को, यानी कि उसी पीपल के वट को श्रीलंका भेजा था, जो बाद में कनिंघम के द्वारा कहा जाता है उसको वहाँ से ला करके और ये मतलब बौद्ध गया में उसी ओरिजिनल को क्या किया गया? फिर से ट्रांसप्लांट यानी कि लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए बौद्ध धर्म से जो नफ़रत करने वाले जो लोग हैं ऑलरेडी उनकी तो विनाश काफ़ी वो दूसरे तरीके से हुआ। लेकिन एक चीज़ है, इसने इस बौद्ध धर्म में ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ के रखा, एक ही छत के नीचे सभी लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। इतना मातृत्व था, इतना भ्रातृत्व था, इतनी समानता थी और इतना भाईचारा था कि दुनिया का कोई भी धर्म इसके सामने टिक नहीं सका। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्मों ने इस धर्म को विनाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी अशोक सम्राट की जो अंतिम जो राजा होते हैं जिनका नाम रहता है बृहदत्त की हत्या एक ब्राह्मण के द्वारा होता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और यही पुष्यमित्र शुंग ने ही कहा, ये कहता है, पुष्यमित्र शुंग ने कहता है एक समय में कि कोई व्यक्ति अगर बौद्ध भिक्षुओं का अगर सर काट के लाता है तो मैं उसे 1000 दिनार दूंगा। हालांकि जो भी टर्म ऑफ कंडीशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु बिहार से भाग करके डर से अपनी जान बचाने के लिए वो अन्य देशों की ओर रुख कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारा सबसे खूबसूरत जो कंट्री रहता है, हम सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन देश में गिने जाते थे। और उस जो आप देख भी सकते हैं किसी बौद्ध भिक्षुओं
के वजह से फेनसांग जैसे बहुत सारे मतलब जो यात्री हैं वो हमारे देश में यात्रा करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज हमारा जो देश है वो कहाँ जा रहा है? ऑक्सफोर्ड, लंदन, अमेरिका, ये जा रहा है। तो ये कौन सी पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? कहता है कि बराबर की गुफाओं की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, ये आजीवक संप्रदाय के जो प्रणेता थे जिनका नाम है मखली गोसाल, और यही मखली गोसाल क्या करते हैं ना कि आजीवक संप्रदाय का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। और कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के समय में, यानी कि मौर्य सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात कर दिया जाए तो आजीवक संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा फला फूला। हालांकि अगर बात कर दिया जाए तो गुहाओं का जो निर्माण अशोक के द्वारा होता है और दशरथ के द्वारा जो होता है बराबर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी की पहाड़ियों में, ये दोनों लोग बनवाते तो हैं, कंदराओं को कटवा करके बनवाया जाता है, बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन वो आजीवकों को दान स्वरूप क्या कर दिया जाता है? भेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आजीवक के साथ ऐसा होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को एक ही वीडियो में हमको करना था, लेकिन बात एडिटिंग का हमको सब नहीं आता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको अलग से एक सेकंड एपिसोड में ही फाइनल कर देंगे। फर्स्ट एपिसोड देखिए और सेकंड एपिसोड देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जब ये सवाल होता है उसके बाद देखिए यही सवाल आपको फिर से दोबारा पूछा गया। इसलिए देखिएगा बीपीएससी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड देता है, लेकिन बात यह है कि आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। आप जब तक 10-12 साल के प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, आपका तरीका पढ़ने का ठीक नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर को बनाइए आप कितना बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इतिहास हम लोग कर रहे हैं, और इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास करेंगे एक ही वीडियो में, और एक ही वीडियो में मेडिवल इंडिया करेंगे, और एक ही वीडियो में मॉडर्न करेंगे, और इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट को हम आपको करा देंगे पूरे डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए मैंने उस क्वेश्चन में जो चर्चा हुआ था उसे हम बताएं, और देखिए यही क्वेश्चन 39 बीपीएससी में जो 1994 में इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया है। वहीं यानी कि जो नास्तिक संप्रदाय है, और नास्तिक संप्रदाय में जो आजीवक संप्रदाय के प्रणेता जिनका नाम है मखली गोसाल, उनके बारे में पूछा गया। क्या हो? मखली गोसाल। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मखली गोसाल जो है भगवान जो महावीर होते हैं उनके क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं। ठीक है, उनके फ्रेंड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नियतिवाद की अगर बात कर दिया जाए तो नियतिवाद में मखली गोसाल का विश्वास होता है, और नियतिवाद के साथ साथ अगर कह दिया जाए कि जैनिज्म में भी मखली गोसाल का श्रद्धा और भक्ति होता है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। और कहा जाता है कि मखली गोसाल का ये जो आजीवक संप्रदाय है ये मौर्यों के समय में सबसे ज़्यादा फला फूला, और कहा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, इसको ज़्यादा फैलाने की कोशिश किए। और उनके देखते हैं कि अशोक सम्राट ने गुहाओं का निर्माण किया जो बराबर गुहाएं होता है, और दशरथ नागार्जुनी पहाड़ियों में एक कंदराओं को काट करके क्या बनाते हैं, मतलब समझिए कि गुफा बनाते हैं, और वो दे देते हैं किसको? आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक हो जाएगा उदयीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयीन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। तो बिंबिसार की हत्या कौन करता है? उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। तो फिर अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र कर देता है, उसका नाम क्या रहता है? उदयन। और इन सारे लोगों को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन था। और ये देखिए उदयन के बारे में देखिए, कहता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर जो पाटलिपुत्र है इसी का उसने स्थापना किया था। किसने? तो उदयन ने। ठीक है, और इसकी राजधानी राजगिरी से कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम
देखिए एक प्रश्न को 2 बार 3 बार कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जाता है, और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से पूछेगा, और आप लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन का स्टडी कर लीजिए, 10-15 साल में जो पूछा हुआ प्रश्न है उसके एक बार ज़रूर पढ़िए। कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो क्या हो जाएगा, उदयन किया गया। गंगा कहा जाता है, गंगा और सो नदियों के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया। और ये भी कहा जाता है कि एक समय में समझिए कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी, और राजगिरी से स्थानांतरित कर दिया और कहाँ ला करके बसाया इसको, पाटलिपुत्र में बसाया। और पाटलिपुत्र में बसाया किसने, उदयन। और उदयन जो है हर्यक वंश के सम्राटों में एक सम्राट माना जाता है, और कहा जाता है कि ये अजातशत्रु को क्या है, उत्तराधिकारी है। और अजातशत्रु जिस तरीके से अपने पिता की हत्या किया था, पितृहंता के रूप में जाना जाता है, उसी तरीके से उदयन को भी पितृहंता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं। और ये देखिएगा 46 बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल, 46 बीपीएससी में क्या है, ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने, देखिए वही प्रश्न है, वो 46 में पूछा और फिर ये 44 में पूछा है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। ये 44वें बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। वहीं का बहुत सारा जो रिपीटेशन होता है ना, वहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझिए कि अलग टाइप का होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कहता है। कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखा जाता है, ये हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा हो जाएगा। जो वैशाली में लिच्छवी जो है, यहाँ पे देखिए गणतंत्र थी, यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो गणतंत्र थी, और गणतंत्र अगर बात कर दिया जाए तो विश्व का पहला गणतांत्रिक संघ के रूप में इसको देखा जाता है। हमारा बीपीएससी का इंटरव्यू था तो यही प्रश्न पूछा गया था, तो थोड़ा सा आदमी को लग गया था, अरे यार क्या प्रश्न है। तो लिच्छवी वज्जी संघ में ये प्रमुख थे। तो कहता है कि पहला गणतंत्र वैशाली में, पहला गणतंत्र क्या है, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो देखिए लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और ये देखिएगा 48 से 52 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया, 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, क्या कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो कौन हो जाएगा, प्रारंभिक की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, राजगिरी या गिरिब्रज हो जाएगा, राजगिरी या गिरिब्रज की बात हो जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि उदयन ने इस राजगिरी को, इस राजधानी को क्या कर दिया, वहाँ से इसको स्थानांतरित किया और पाटलिपुत्र में लाके बसाया। बाकी वहाँ पे शिशुनाग, नंद और ये क्या बोलते हैं, मौर्य वंश ने अपनी राजधानी बरकरार रखी। ठीक है, तो चलिए ये आपको 53 से 55 में पूछा गया है। और यही सवाल देखिए फिर से पूछता है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश नाम था। हर्यक वंश के संस्थापकों में अगर बात किया जाए तो बिंबिसार का स्थान आता है, और बिंबिसार के पुत्र के रूप में अजातशत्रु आते हैं, और अजातशत्रु के पुत्र के नाम में कौन आते हैं, उदयन आते हैं। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश था। क्या था, हर्यक वंश था। ठीक है, और ये सारे के सारे पितृहंता हैं, मतलब समझिए कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, और जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था उसका पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी, इसलिए पितृहंता के नाम से भी इन लोगों को जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और भी कहता है, क्या कहता है, कहता है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी सैंड्रोकोटस है, ये बात किसने कहा था, तो देखिए ये बात विलियम जोन्स ने कहा था। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था उसके सामने, उन विद्वानों के सामने ये जो सारे नाम होते हैं ना, सैंड्रोकोटस, एप्टोकोटस, ये सारे जो नाम हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा नाम किसका है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये किसने कहा था, तो विलियम जोन्स ने कहा था। ठीक है, विलियम जोन्स ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखें 9-10। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अगला सवाल कहता है, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं, कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अगर ब्राह्मी लिपि की बात कर दिया जो सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको क्या किया था, पढ़ा था।
और किसके अभिलेख को पढ़ा था? तो देखिए ब्राह्मी लिपि को। ये कहा जाता है कि अशोक के जो लेख थे उसके जो ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ था, सबसे पहले 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। देखिए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का क्या किया था? पढ़ा था। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया है। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात कर दिया जाए तो इसके स्पेशल और मेन में प्रश्न पूछा गया है। और बीपीएससी में देखिए 48 से 52 के बीपीएससी में 2008 में जो प्रश्न मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या कहता है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाता है। देखिए अभी एक पार्टी बना है, जैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भारत के हैं, भाजपा को हराने के लिए एक पार्टी का नाम बना है जिसका नाम है इंडिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इंडिया कहाँ से आया, कहाँ से ना आया, तो यहीं देखिएगा मेगास्थनीज ने इसी इंडिका से इसको इंडिया का ये किया था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और देखिए ये सेल्यूकस निकेटर जो है ना, उन्हीं के राजदूत के रूप में थे। और ये आए कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के बाद इन्होंने इंडिका लिखा था। और इंडिका में बहुत सारी चर्चा किया गया था। जैसे इन्होंने 7 जातियों के बारे में बताया, उन्होंने प्रशासन के बारे में बताया, उन्होंने समाज की कुछ ढांचाएँ बताई। ठीक है, उन्होंने कर के बारे में बताया। किसने? इंडिका ने बताई थी। ठीक है, और इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, चलिए यह प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए यही प्रश्न फिर से दोबारा पूछ दिया, इंडिका का लेखक कौन है? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर मानते हैं कि आप अगर 10-15 साल का प्रश्न बना लेते हैं तो समझिए कि 40% तो आपको प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपको अनुभव और अच्छा हो जाता है, आइडिया हो जाता है, तो समझिए कि और बेहतर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? ये आपको क्या हो जाएंगे? मेगास्थनीज हो जाएंगे। मेगास्थनीज हो जाएंगे जो हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में इन्होंने उल्लेख किया। और उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? तो दार्शनिक रहते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा किया कि दार्शनिक रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत में दास नहीं रहते हैं, बल्कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा दासों का प्रकार बताया गया है, 9 प्रकार बताया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा पूछ दिया। क्या कहता है कि मेगास्थनीज दूत था? किसका दूत था? मेगास्थनीज की अगर बात कर दी जाए तो कहता है कि मेगास्थनीज राजदूत था। किसका था? तो सेल्यूकस का था, सेल्यूकस निकेटर का था। एक चीज़ और देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ, जो प्रथम प्राचीन भारत का अंतर्देशीय संधि हुई थी। और उसी अंतर्देशीय संधि में जो उसकी बेटी थी कर्नेलिया, तो कर्नेलिया का विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और उसी संधि के एवज में जो राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर का, जिसका नाम कौन रहता है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ पहुँचता है? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुँचता है। और वहीं पे उसका निर्माण करता है पुस्तक का, जिसका क्या नाम रहता है? इंडिका, जिसमें इंडिका का ये उल्लेख आपको मिलता है। चलिए अगला हम लोग आप देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए अब क्या कहता है? कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? क्या कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा? यही अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ था, जो मौर्य सम्राट के वंशजों का कहा जाता है कि यह अयोग्य सम्राट था, जिसके वजह से खुलेआम दिन दहाड़े ही इसका जो सेनापति था। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा व्यवस्था का खतरा हो गया था मौर्यों से, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने अपने प्रथम जो पृथक जो लेख है उसमें कहा है कि सभी प्रजा मेरी संतान है।
तो ये बातें ब्राह्मण जो जाति हैं एक, उनको बहुत ही ख़राब लगा कि शूद्र जाति का रहने वाला एक राजा हमें भी अपना पुत्र ही समझता है। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं जो आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। रोमनाथ थापर जैसी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़बरदस्त उसमें कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो ये क्या कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। और देखिए पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही इसकी हत्या कर दी तो उसने किस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की? ब्राह्मण धर्म की। और ब्राह्मण धर्म को लाने के लिए ज़रूरी था बौद्ध धर्म को ख़त्म करना, और यही वजह था कि बौद्ध धर्म के खात्मे के लिए उसने तलवार का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा मेरे पास, उसको हम 1000 दिनार देंगे। और अंततः देखा जाए तो बौद्ध भिक्षु इतने ज़्यादा डर गए कि अपना ही जगह छोड़ करके वो विदेशों में पलायन कर गए, भाग गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किसमें विभिन्न उपलब्धियां क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। ये जूनागढ़ अभिलेख में, ये शक शासक हैं, विदेशी एक शासक रहते हैं जो जूनागढ़ अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। हालांकि एक और भी बात कर दिया जाए, अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात किया जाए तो जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील का निर्माण का मतलब समझिए कि उल्लेख मिलता है। और सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी। और जूनागढ़ में 4 सम्राटों के द्वारा जो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जो चर्चा होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बात अगर कह दिया जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ जाता है। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो अशोक सम्राट का नाम आ जाता है। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो स्कंदगुप्त का बात आ जाता है। उसके बाद उनका एक पुत्र भी रहता है जिसका नाम है उपगुप्त भी नाम रहता है। और एक और भी देखते हैं वो है रुद्रदामन। ठीक है, इन चारों लोगों ने पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारा काम किया सुदर्शन झील के लिए। ठीक है, और कहा जाता है कि रुद्रदामन का प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस में वर्णित किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्ति हुई है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात से। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, गुजरात से आपको मिलेगा। देखिए यही प्रश्न आपको पूछा हुआ है। फिर दोबारा आप देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति क्या कहता है? किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? भारी झुकाव। ठीक है, और ये देखिए जूनागढ़ का जो अच्छी एक चीज़ और भी देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। कलिंग का जो चेदीय शासक था जिसका नाम था खारवेल। खारवेल क्या थे? जैनिज्म में थे। वो जैन धर्म के प्रति काफ़ी आस्था और श्रद्धा रखते थे। किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल हो जाएगा। और कलिंग नरेश के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, कलिंग नरेश के रूप में जाना जाता है। और कलिंग देखिएगा उड़ीसा के क्षेत्र में माना जाता है और हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये खनिज संसाधनों से लैस एरिया है। और यही वजह होता है कि अशोक का अगर आप पढ़ेंगे तो इसका चर्चा 13वां अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का। और कलिंग युद्ध से ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया और जिसके वजह से क्या हुआ? बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या किया? अपना लिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या कहता है। कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? वही क्या था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका हम लोग डिस्कशन इस नेक्स्ट और देखते हैं क्या कहता है। अब देखिएगा इसमें आपको हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया तो नहीं था, देखिए कहता है कि इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। या 60-62 में बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। 60-62 में जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन के बारे में अगर बात करिए तो कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दे दी। ठीक है, और एक चीज़ और भी हमको देखने को मिलेगा। गुप्त जो काल है उसको स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त को बीना लिए हुए दिखाया जाता है। वो बीना बजाते थे, उनको बड़ा प्रेम था कला से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। और ये देखिए 56 से लेकर के 59 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है,
5659 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? हुनों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और बात कर दिया जाए सुदर्शन झील के निर्माण में भी इनका योगदान होता है, स्कंदगुप्त का। ठीक है, स्कंदगुप्त का। और ये देखिए क्या कहता है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। देखिए हुनों के आक्रमण जो पहली बार जब होता है ना, और पहला जब भी बारे में इतिहास में आए तो समझिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो हुनों का जो पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में होता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन हो जाएंगे? स्कंदगुप्त हो जाएंगे। और बात रहा सुदर्शन झील के संबंधित, तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भी स्कंदगुप्त का योगदान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने से आप लोग चाहें तो इसका बुक एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत ये पूछा गया है। देखिए 60 से 62 बीपीसी में पूछा गया है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? देखिए बिना जोती हुई भूमि जो जंगली भूमि होता था उसी को अपृहत कहा गया। यानी कि बिना जोती हुई भूमि जो जंगली भूमि से भी प्रसिद्ध है उसको अपृहत कहा गया। और ये देखिएगा 60 से 62 बीपीएससी 2016 का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, टीम है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा कब की? सुंगयून ने। ठीक है, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा कब की? तो देखिएगा ये हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। ठीक है, तो ये देखिए कहता है कि सुंगयून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। देखिएगा जितने भी बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आए हैं किसके लिए आए हैं? भारत में बुद्ध के लिए, और बुद्ध से संबंधित जितने भी उनको मैटर चाहिए इसलिए उन्होंने आया। कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? देखिए हर्षवर्धन के काल में, अभी के देखिए पूरे उस समय हमारा जो देश था विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय कहा जा सकता है जिस समय बौद्ध धर्म से पूरी पताका, अखंड भारत हमारा मतलब समझिए कि पताका लहरा रही थी, उस समय विश्व गुरु की पूरी दुनिया को हम दिशा और दशा बता रहे थे। बुद्ध ने वो मतलब समझिए कि एशिया ऑफ लाइट ऐसे ही नहीं किया जाता है, और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा उनके थॉट को। और बुद्ध ने बहुत सारे विषयों पे मौन रह गए, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ऐसी क्या कारण रही, ऐसी क्या वजह रही। ठीक है, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में इनकी बात किया जाता है, ह्वेनसांग हो जाएगा। और देखिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। और 53 से 55 बीपीएससी में इसका पूछा गया है। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। किसके? कश्मीर के इतिहास का, बस इतना ही है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कहा जाता है कि रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी की अगर बात कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा? ये भी बिहार में हो जाएगा। विक्रमशिला की बात कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा? भागलपुर, बिहार में हो जाएगा। और नालंदा की बात कर दिया जाए तो आपको नालंदा में मिल जाएगा, जो कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और विक्रमशिला की बात कर दिया जाए तो धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए ये हो गया उदंतपुरी। और हम लोग आते हैं अगला खड़ी की तरफ। अगला खड़ी क्या कहता है? देखिए ये बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिहार स्पेशल से। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? क्या कह रहा है? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा नान्यदेव हो जाएगा। और बात करें कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ है, तो बहुत ही सुंदर जगह, सुंदर नाम है जिसका नाम है सिमरावगढ़। पूछा गया है कर्नाट वंश की राजधानी क्या है? सिमरावगढ़ है। ठीक है, और इसका शासनकाल की अगर बात कर दिया जाए
ठीक है। तो मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है, मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है सिमरावगढ़ को। कहता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ सिमरावगढ़ है। और सिमरावगढ़ को कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और ये देखिए बीपीएससी में 60 और 62 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 60-62 में प्रश्न पूछा गया। फिर वहीं कर्नाट वंश से ही आपको सवाल पूछा गया। कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा हरि सिंह हो जाएगा। और जब पहला बात कर दिया जाए कि पहला शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा नानदेव हो जाएगा। और कर्नाट वंश की राजधानी की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा सिमरावगढ़ हो जाएगा। और मिथिला का क्षेत्र में इसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट हो गई है, तो यहाँ पे देखिए धर्मशास्त्र के समय की बात थी, यहाँ पे धर्मशास्त्र के समय की बात थी। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय की, यानी कि देखिएगा जब वैदिक उत्तर वैदिक के बाद समझिए कि जितने भी हिंदू धर्म के जो ग्रंथ आते हैं ना, वो सब चीज़ें उसी समय में इसका अछूत का कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा वहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ हो जाती है। जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था में अगर बात करें तो सबसे पहला ब्राह्मण, नेक्स्ट क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो शूद्रों की स्थिति जो है अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से क्या करता है उद्धृत कर देता है। तो शूद्रों की अगर बात कर दिया जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, यही सारे लोग इसमें आते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। जब बात कर दिया कि पहला आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगिरी में हुआ था, वो अजातशत्रु के समय हुआ था। और दूसरा बात कर दिया जाए तो वैशाली में हुआ था, कलाशोक के समय हुआ था। और बात कर दिया जाए तीसरा का तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक सम्राट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्या कहता है। देखिए पहला का भी चर्चा कर ही दिया। कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो पहला जो प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और अजातशत्रु ने इसको करवाया था, तो वहाँ पे उसका अध्यक्ष कौन बना, तो ये देखिए ये कौन हो जाएंगे, महाकश्यप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, महाकश्यप इनका नाम होता है, महाकश्यप ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट करता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि महात्मा जो बुद्ध थे ये बिंबिसार के क्या थे, मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। और उन्हीं के पुत्र के द्वारा, किनके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा पहला क्या किया गया, बौद्ध सभा का आयोजन किया गया राजगृह में। और उनके मृत्यु के बाद ही तो होगा, इसलिए देखिए मृत्यु के बाद क्या कहता है, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, और महाकश्यप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखिए क्या कहता है। कहता है कि बुद्ध के जीवन की, क्या कहता है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आप इसको क्या करिए, सुमेलित करिए। क्या करिए, सुमेलित करिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कहता है 1 का 3 हो जाएगा। जन्म का क्या हो जाएगा, तो जन्म का क्या हो जाएगा, अगर बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगर बात कर दिया जाए कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। अगर बात कर दिया कि प्रथम वचन कहाँ इन्होंने दिया, तो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और बात कर दिया है कि निधन यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, तो कुशीनगर और कुशीनारा में। यह भी प्रश्न आपको 41वें बीपीएससी में पूछा गया। देखिए 41वें बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा कट गया लगता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े, दोनों को क्या करें, ध्यानपूर्वक पढ़े। तो कथन क्या कहता है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया।
कारण कहता है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या कहता है, बी आंसर हो जाएगा कि दोनों ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है, किस शताब्दी में हुआ था, तो देखिएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसी 6ठी शताब्दी में देखिएगा मगध का जो क्षेत्र रहता है, बिहार में 3 महाजनपद है और तीनों महाजनपद में जो मगध महाजनपद होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली होने के वजह से ये सभी महाजनपदों को क्या करता है, एक में मिलाता है। ठीक है, चलिए इसमें और इसकी बात कहा जाता है कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कहता है कि मगध की राजधानी कौन थी भाई, तो मगध की राजधानी की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगर पहली बार प्रथम अगर कहा जाए तो राजगिरी हो जाएगा और दूसरी की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। क्वेश्चन में ही है प्रथम राजधानी कौन थी, तो क्या होगा, राजगिरी हो जाएगा, या गिरिब्रज की बात कर दिया है तो गिरिब्रज हो जाएगा। ठीक है, गिरिब्रज की बात किया जाए तो गिरिब्रज हो जाएगा। ये प्रथम राजधानी की बात हो जाती है। और उदयन ने इसको क्या किया था, उसको स्थानांतरित करके कहाँ लाया था, उसको पाटलिपुत्रा लेकर के आया था। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद कौन होता है, मौर्य वंश हो जाता है। नंद वंश के बाद कौन हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। जैसे हर्यक वंश के बाद कौन हो जाता है, शिशुनाग होता है। और शिशुनाग के बाद देखिएगा नंद वंश हो जाएगा और नंद के पास कौन होता है, मौर्य वंश हो जाता है। और मौर्य वंश के पास क्या होता है, शुंग वंश हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो जाता है, कौन हो जाएगा, तो मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशाख दत्त। और विशाख दत्त का कृति क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में ही इसका वर्णन किया गया है और ये कहता है विशाख दत्त के द्वारा कृति है, उसी के बारे में कहता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको कर लिया जाए क्योंकि आपको भी देखिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए घनानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। और घनानंद की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि सिकंदर की सेनाओं को क्षमता तक नहीं हुआ, हिम्मत तक नहीं हुआ कि हिंदू कुश को पार करके भारत में प्रवेश कर जाए। इतनी ज़्यादा ये शक्तिशाली थी और यही वजह था कि शक्तिशाली का डर ब्राह्मणों को भी सबसे ज़्यादा था। ब्राह्मणों को ये भगा देने के बारे में ये सोचते थे, ऐसा ही आदमी था बेचारा। तो चलिए ये राजाओं की बात हो गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 72। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 73 से क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए 73 क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे। तो आप कुम्हरार में जाएंगे, पटना का क्षेत्र है जहाँ पे कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये लकड़ी का बना था और इतना खूबसूरत ये राजप्रसाद था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद ये मतलब साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि किसी देवताओं के द्वारा बनाया हुआ लगता है। ठीक है, किसके बारे में, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो था, जो राजप्रसाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे राजा निवास करते थे, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये किसका था, लकड़ी का बना हुआ था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था। ठीक है, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था, तो अष्ट प्रधान का गठन कौन हो जाएगा, तो शिवाजी हो जाएगा। और बात कर दिया जाएगा अष्ट दिग्गज की तो कृष्णदेवराय हो जाएंगे। अष्ट प्रधान की बात कर दिया जाए, अष्ट प्रधान तो क्या हो जाएगा, शिवाजी हो जाएंगे, ये मराठा सम्राट के संस्थापक हैं। और बात कर दिया जाए अष्ट दिग्गज का तो कौन हो जाएंगे, शिवाजी हो जाएंगे, विजयनगर से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 75 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किसने किया था, दक्कन की विजय किसने प्राप्त किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में अपने पुत्र के सानिध्य में गद्दी को छोड़ देते हैं और भद्रबाहु के साथ
कहा जाता है कि वो चले जाते हैं दक्षिण भारत में, यानी कि श्रवण बेलगोला है कर्नाटक का क्षेत्र है, और यही वजह से इनको माना जाता है कि दक्कन की विजय भी उन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए, और वहीं पे जाकर के सलेखना और संथारा विधि से उन्होंने क्या कर लिया, अपने जीवन को त्याग दिया। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। देखिए ये प्रश्न हम लोगों ने देखा था ना, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, और देखिए बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा। पीडीएफ बड़ा मुश्किल करता है। देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें होता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में ये पता चलता है पश्चिमी उत्तर भारत के आक्रमण के बारे में। ठीक है, सौराष्ट्र का जो क्षेत्र रहता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ये सम्मिलित हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में क्या था, सम्मिलित नहीं था। ठीक है, सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग भी मूल्यांकन करते चलिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो ये तृतीय बौद्ध संगीति थी, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन थे, मोगलेपुत्तिस थे। और ये किस समय हुआ था, अशोक सम्राट के समय में हुआ था। अगर बात कर दिया जाए पहला का, तक पहला के समय किसके हुआ था, राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु थे। दूसरा वैशाली में हुआ था कलाशोक के समय में। तीसरा यही क्या हो जाते हैं, अशोक सम्राट पाटलिपुत्रा। चौथा कनिष्क के समय में कहाँ पे, तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल वन में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी, प्रयुक्त भाषा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमने इसको सारा पढ़ा चुका है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो दाहिने से बाएं की ओर कौन लिखा जाएगा, खरोष्टी लिपि है ना। खरोष्टी क्या हो जाएगा, खरोष्टी आपको लिपि लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, कहा जाता है कि अशोक की अभिलेख को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया, 63वें बीपी से पूछा गया है। कब पूछा गया, 63वें बीपी से पूछा गया। इसमें देखिए कहता है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो इसमें देखिएगा, इसमें आंसर आपका ई हो जाएगा। कहता है कि ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक, ये सारा का सारा हो जाएगा। इसमें नैतिकता की बात सबसे ज़्यादा बताई जाती है। राजा के प्रति वफादारी करो, शांति में महिषा रखो। उसके बाद कहता है कि बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, धार्मिक सहनशीलता होनी चाहिए। ये सारा का सारा गुण एक धम्म में होना चाहिए, और नैतिक आचार संहिता के तौर पे ही इनको जाना जाता है। किसको, धम्म को। यानी कि सभी धर्मों का सार के रूप में भी बहुत सारे इतिहासकार इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया, मगध का सम्राट। और मगध के सम्राट के बारे में देखिए तो भाब्रू स्तंभ लेख में होता है। भाब्रू स्तंभ लेख में ही अशोक ने स्वयं को क्या क्या, मगध का सम्राट बताया। एक चीज़ देखते हैं, यहीं पे देखिएगा भाब्रू में ही धम्म का वर्णन किया गया है, और इसी में कहा गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसका वर्णन किया गया है। और बात कर दिया है कि रुमिनदेही का, तो रुमिनदेही में देखिएगा कि जब अशोक सम्राट बुद्ध की जन्मस्थली गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समझिए कि कर माफ़ कर दिया था। इसलिए आर्थिक नीति और टैक्स की जो बातें हैं रुमिनदेही में आपको उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, और इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, अर्थशास्त्र लगता है कि इकोनॉमिक्स का बुक वाला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और राजनीतिक नीतियों के बारे में सबसे ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है। और ये किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णु गुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये कहे तो ये तक्षशिला के आचार्य थे और इन्होंने ट्रेंड किया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इन्हीं की बदौलत उन्होंने क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, और वो घनानंद की हत्या करके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। देखिए कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? देखिए आर्थिक संबंध पर, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर और धन संचय पर, ये सारा का सारा हो जाएगा। देखिए कौटिल्य नीति भी होता है ना, चाणक्य नीति के नाम से, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखता है। यानी कि अर्थशास्त्र अगर देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ उसमें दिखेगा। यानी कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए था, वो सारा का सारा उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये देखिए 63वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया? 63वां बीपीएससी में पूछा गया है। और देखिए फिर से पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा। तो हम उसी समय चर्चा किए थे कि ये 7 श्रेणियों में उन्होंने चर्चा किया था। और 7 श्रेणियों की बात कर दिया है तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा लोग रहते हैं? दार्शनिक सबसे ज़्यादा रहता है ना। यहाँ पे संत मुनि दो दार्शनिक सबसे ज़्यादा रहता है। दूसरा स्थान उसने किसानों को बताया, और तृतीय स्थान पशुपालक को बताया। नेक्स्ट कारीगर को बताया कि कारीगर रहते हैं। उसके बाद उसने योद्धा को बताया, निरीक्षक एवं सभासद को बताया। ठीक है, और मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, बल्कि कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। 16-17 देखिए वही प्रश्न फिर से पूछिए। कहता है कि मौर्य साम्राज्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। किसने किया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है, पुराणों में, अशोक के शिलालेखों में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसमें यानी कि क्या कहता है? इसमें डी आंसर कहता है। हमने कहा था कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका में है 7 जातियों का वर्णन किया गया है, जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, 63वें बीपीएससी में पूछा गया। और यहाँ पे देखिए कहता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये देखिएगा, इसमें कहा गया है, आंसर क्या किया है? ई इसका आंसर दे दिया है। कहता है कि एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो उसमें मैंने कहा था कि इसका चर्चा इंडिका में होता है मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मेगास्थनीज के द्वारा। और एक चीज़ देखिए, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का क्या किया है? उल्लेख किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस पदाधिकारी को क्या किया? एस्टिनोमोई के नाम से जाना जाता है। देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला सम्राट कौन था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और पाटलिपुत्र में किसने स्थापित किया? तो उदयन हो जाएगा। स्वन और गंगा के संगम पर इसका निर्माण किया गया पाटलिपुत्र का। और इससे पहले अगर बात कर दिया जाए तो कौन सा राजधानी हो जाएगा? राजगिरी या गिरिबज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको और देखते हैं। कहता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का क्या किया था? प्रचलन किया था। व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का क्या किया? चलिए देखिए, ये आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसमें सी हो जाएगा। बिम कदफिसेस ने किया था। बिम कदफिसेस कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कुषाण शासकों ने इसको किया था। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में? तो गंधार शैली कुषाणों के समय में फली थी, कुषाणों के समय में। कनिष्क के समय कहा जाता है कि बौद्ध संगीति का चौथा जो बौद्ध संगीति था कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन करवाया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए पूछ ही दिया, कहता है कि निम्न से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में क्या किया? कश्मीर में आयोजित किया था। कौन किया? तो कनिष्क ने किया, कनिष्क ने किया। ठीक है, और कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और बात कर दिया कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, अश्वघोष हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौन हो जाएगा? कण्व वंश हो जाएगा। जैसे हर्यक वंश के बाद कौन हो जाता है? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग होता है, शिशुनाग के बाद नंद होता है, नंद के बाद मौर्य होता है, और मौर्य के बाद क्या होता है? शुंग होता है, और शुंग के बाद कौन हो जाता है? कण्व हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला हम लोग करते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। 18 किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका हाथी गुफा लेक से। ठीक है, हाथी गुफा लेक से हो जाएगा, हाथी गुफा लेक से हो जाएगा। ठीक है, खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है, और कलिंग चेदी शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन जो होता है वो होता है गुप्तों के समय में। देखिए लिखा होगा गुप्त काल के समय में। और बात कर दिया हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, तो बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद बना हुआ है, बहुत सारे कारण उसमें लिखाया जाता है। लेकिन क्रमिक जो एक रूप, मतलब क्रमिक कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो पतन आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। और गुप्त काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक ने अपना राज किया। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिस्कशन एक बार देख लिए। कहता है कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था, यानी भड़ौस था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किस शासक ने? ठीक है, तो किस शासक ने दिया था? तो आइए देखते हैं हम लोग किस शासक ने दिया था। ठीक है, किस शासक ने दिया था? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमको भी ये सब करना। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या दिया था? ग्राम अनुदान में दिया था। किसने दिया था? गुप्तों ने दिया था। और गुप्तों में देखिएगा सातवाहन ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाता है? ये आपका गुप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या पूछता है। देखिए 42वां बीपी से पूछा गया है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो अधिकतर राजस्व की दर जैसे ही पूछा जाएगा तो देखिएगा 1/6 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, छठा भाग हो जाता है। इसमें भी होगा उपज का छठा भाग होगा। ठीक है, उपज का छठा भाग, ये जब भी पूछे तो छठा भाग ही लगा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसका हो जाएगा? तो गुप्त काल में हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो गुप्त काल में हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो किसके समय में? तो ये बात आर्यभट्ट ने लिखा था, ये बात आर्यभट्ट ने कहा था। और ये 64वीं बीपीएससी में 2018 में हुआ था इसका एग्ज़ाम, उसी समय ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कार्य के लिए जाने जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, 18 19 हो जाएगा।
19 हो जाता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका। कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ह्वेनसांग की अगर बात कर दिया, चीनी यात्री हैं, ये नालंदा में किया था अध्ययन। कहाँ किया था? नालंदा में किया था, जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में उन्होंने निवास किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के, क्या कहता है, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो देखिए ये प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ये प्रसिद्ध नगर क्या था? मथुरा। और ये चर्चा कौन कर रहा है? ह्वेनसांग कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि कवि बान निवासी था। कवि बान निवासी था, कहाँ का? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो पाटलिपुत्र के थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देख लिया जाए। कहता है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। कब किया था? तो कहता है कि उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं है। यानी कि 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से क्या हुआ? भारत में आया था। जो ये डेट नहीं लिखा है 671 या 672 ईस्वी है, ये इसमें आपको नहीं दिखता है। और ये कौन है? चीनी यात्री इत्सिंग की बात हो रही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासक काल में भारत की यात्रा किया था? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समय में रत्न लोग भी रहते थे, बड़े बड़े, जैसे कालिदास जैसे लोग यहाँ पे इनके राजकवि के रूप में देखेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त हो जाएंगे। यह प्रश्न देखिए 56 से 59 में पूछा गया है। कुमारगुप्त कुमारगुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? कहाँ से था? तो जावा सुमात्रा। आप देखिएगा हमारे भारत से सटा हुआ है जावा सुमात्रा, सुंडा उंडा जो है यहाँ पे सब आपको मिलेगा। ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा के साथ था। जावा और सुमात्रा के साथ था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 20। एक मिनट, 20 है। कहता है कि ओ माय गॉड, फिर कट गया। हाँ, ये यहीं पे कट गया। एक मिनट,